नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको संकट मोचक कहा जाता है इस सरकार का, लेकिन संकट मोचक पर एक छोटा सा संकट आया हुआ है लगता है। पूर्ति का जो घोटाले का जो मसला और जिस तरीके से लोकसभा या राज्यसभा में उस पर जितने भाषण दिए गए या जितनी तरीके की बातें की गई या विपक्ष जिस तरीके से एकजुट होकर उस पर खड़ा है, आपको क्या लगता है कहीं आप फंसते तो नहीं नजर आ रहे हैं? मैंने यहाँ तक कह दिया कि मेरे ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप साबित हुआ तो मंत्री पद का क्या, तो मैं तो सांसद का भी रिजाइन कर दूंगा। और इसलिए उसमें कुछ निकला नहीं, केवल राज्यसभा में कामकाज न हो, आखिरी तक बिल पास न हो और देश के हित के निर्णय न हो, इसलिए पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के रूप में काम को रोकने के लिए मेरे इशू का उपयोग किया गया। कर्जा लेना और कर्जा वापस करना कोई गुनाह नहीं है और ना मैं कोई उद्योगपतियों ना मालक हूँ। मैं गरीब किसानों के लिए अपने क्षेत्र में ग्रास रूट पर काम करता हूँ। 4000 किसान उसके शेयर होल्डर्स हैं और जो कर्जा लिया था उसमें से 29 कंपनी में से हमारी एक में वो कंपनी है कि जब वो कोयले पर ट्रांसफ़र हुआ बायोमास के लेकर, क्योंकि बायोमास नहीं था, तो हमने जो कर्जा था वो पूरा कर्जा 84 करोड़ में से 72 करोड़ रुपए 12.25% ब्याज से चुकाया। 19 कंपनियों ने तो मुद्दल भी नहीं दिया और 9 कंपनियों ने ब्याज नहीं। सबसे ज़्यादा पैसा हमने सरकार का वापस किया। और ये निर्णय जब हुआ तब यूपीए की सरकार थी, यूपीए के ही मंत्री थे और यूपीए के ही नीति निर्धारण के अनुसार उसका निर्णय हुआ। फिर भी पॉलिटिकल राजनीतिक दृष्टि से ऐसे इस प्रकार के चलते पर जब मैंने जो जवाब दिया, आखिर ये विषय समाप्त हुआ है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि विवाद वो बनाए गए हैं, वो सच हैं, वो मिथ्या हैं, इनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। हमारा पहला सवाल, मोदी के बाद सबसे ज्यादा विपक्ष के निशाने पर रहने वाले मंत्री गडकरी क्यों हैं? आप तो बहुत साफ गोई से अपनी बात पर रखते हैं। आप एक सादी बात है इसकी, जिस पेड़ को फल लगते हैं उसी पे लोग पत्थर मारते हैं ना। आप अपने कंधों पर आज की डेट में मोदी सरकार का जो सबसे अहम मुद्दा है उसको लेके चल रहे हैं, तो आपसे लोग डरे हुए हैं इसलिए आपके अगेंस्ट बोलते हैं, आपसे लोग परेशान हैं इसलिए बोलते हैं। आपकी विपक्ष को तो छोड़ दीजिए, आपकी पार्टी के अंदर भी इसी तरीके की चीजें आपके खिलाफ देखिए, लगती नरेंद्र मोदी हमारे पार्टी के आइकॉन है, प्रधानमंत्री है और उनके ऊपर आघात करने के लिए अगर कांग्रेस पार्टी या कोई पार्टी अगर आगे आएगी तो उस मुद्दों को अपने आंख पर लेकर उसकी लड़ाई करने की जिम्मेदारी मेरे जैसे कार्यकर्ता की है। ये लैंड एक्विजिशन बिल पर कारण न होते हुए लोगों को कंफ्यूज करना, कारपोरेट की सरकारें गांव गरीब मजदूर किसान के खिलाफ करके अपप्रचार करना, 2 महीने कहाँ गए थे, कहाँ रहे थे, कहाँ गए थे पता नहीं था, आए आकर यहाँ आरोप करना, कभी मच्छीमारों की बात करना, कभी किसानों की बात करना और लगातार सूट बूट की सरकार करके हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश करना। अरे 60-65 साल जिनको अवसर मिला, जिन्होंने किसानों का सत्यानाश कर दिया, गांव गरीब मजदूर किसान और देश का सत्यानाश किया, जीडीपी ग्रोथ 4.25% पे लाया, महंगाई का दर दुनिया में सबसे ज़्यादा पहुंचाया और जिन्होंने भ्रष्टाचार का विश्व रिकॉर्ड किया, वो लोग हमारा ज्ञानार्जन कर रहे हैं। आपने कहा कि सूट बूट की सरकार, माने या ना माने, आप लोगों ने एक नया जुमला फेंका सूझबूझ की सरकार, पर वो छिपका नहीं। लोग तो यही सूट बूट की सरकार है इसी तरीके से मान रहे हैं। जो व्यक्ति ग्रास रूट पर अपने प्राथमिक जीवन में गाड़ी में चाय बेचने का काम करता था, जो एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक प्रचारक के रूप में पूरा जीवन जिसने देश के लिए दिया है और जो देश के लिए काम करना चाहता है, जिसको चिंता कोई परिवार की नहीं है, देश की चिंता है, ऐसे देश के लिए समर्पित व्यक्ति के लिए इस प्रकार की बातों को कहना उचित नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बाहर एक कपड़े पहनते हैं और अंदर में दूसरा नाटक करते हैं। इसमें एक अच्छा हिंदी सिनेमा के गीत है कि जब भी जी चाहे तो नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। तो राजनीति में इनकी कमी नहीं, हमारा चेहरा साफ है, दामन साफ है, जो है वो सामने दिखता है। लेकिन गडकरी जी, ऐसा क्या हुआ कि 1 साल के अंदर ही और या कहें 6 महीने के बाद ही आपकी सरकार को एक कॉरपोरेट की सरकार का तमगा मिल गया? आपकी सरकार को लोग कहते हैं कि ये गरीबों की सरकार नहीं है, किसानों की सरकार नहीं है, ये कॉरपोरेट्स की सरकार है। ये क्यों हो गया है? अगर आप कह रहे हैं तो ये क्यों हो गया है? कहीं ना कहीं कोई तो बात होगी। आप तो कांग्रेस प्रवक्ता की भाषा में सवाल पूछ रही है। नहीं, पर ये सवाल लोगों के जहन में है। कोई लोगों के जहन में नहीं है।
लोगों के जहन में सवाल है कि ये गांव गरीब मजदूर किसान की सरकार है। 15 करोड़ गरीबों के अकाउंट बैंकों में खोले गए हैं। अटल पेंशन योजना, सुरक्षा, जीवन सुरक्षा योजना, और उसके साथ अभी एक्सीडेंशियल इनका इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस की आई हुई योजना। एक दिन में 6 करोड़ लोगों को योजना का फायदा हो रहा है। या 6 करोड़ में कोई अंबानी है, कोई अडानी है, कोई टाटा है, कोई उद्योगपति है, सब गरीब लोग हैं। अब मुझे बताइए, महंगाई का दर 18% था, वो दर अगर 4.5% पे आया तो सस्ती चीजें मिल रही, वो कोई धनवान लोग हैं, गरीब लोग हैं। भाई सस्ती चीजें मिल पेट्रोल, रही है डीजल क्या? और पूछ गैस की लेते। कीमतें आधी हुई। लोग बैठे उनसे पूछते क्या चीजें सस्ती हुई हैं? मैं आपको बताता हूँ, गैस का सिलेंडर कांग्रेस सरकार आने के पहले क्या भाव में था? आप 50% कीमत कम नहीं हुई? बताइए मुझे कोई, उनके सरकार में कीमत क्या थी और आज क्या है? नितिन जी देखिए, जब आप आंकड़ेबाजी करते हैं ना, आप बेहतर जानते हैं, सुबह से शाम तक आंकड़े और फाइल्स और लगातार काम सच्चाई करते है। रहते। अभी देखो, एक मिनट सुन तो लीजिए नितिन जी, इसमें मैं पलटकर मैं सारे आंकड़े मान लेता हूं महंगाई के जो आप देने वाले हैं। मुझे ये बताइए, रियल परचेजिंग पावर, जेब में जितना रुपए, अगर मेरी जेब में 1000 रुपए हैं, जितना सामान मैं पिछले साल खरीद सकता था, क्या आज वही सामान या उससे ज्यादा खरीद पाऊंगा क्या? बिल्कुल आम भाषा में मैं आपसे सवाल पूछता हूं। देखिए, 34 रुपये चीनी का दर था, 24 रुपये हो गया। सर, रियल परचेजिंग पावर घट रही है आप सर। एक काम करिए, हाँ, आप एक काम करिए, इकोनॉमिक टाइम्स या कोई भी पेपर में रोज के भाव क्या है वो देख लीजिए। सर ये काला कोट गुलाबी अखबार की बातें नहीं आती आम आदमी के समझ में। आप आम आदमी हैं, आम आदमी की भाषा जानते हैं। मेरा सवाल आप समझ रहे हैं, मर्म समझ रहे हैं। देखिए, उसका। पहली बात तो ऐसी है कि ये सरकार थी तो रोज 2 किलोमीटर रोड बनते थे। हमारी सरकार आई तो 12 करोड़ रुपए 12 किलोमीटर मार्च तक हुए, अब 14 किलोमीटर अभी मई के एंड तक होंगे। हाँ। मैं खुले रूप से सबको आह्वान कर रहा हूँ। हाँ। अब मुझे बताओ, अगर रोड का काम ज़्यादा होगा तो रोजगार निर्माण होगा। इंडस्ट्री के बारे में जरूर है। देखो, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो मैं स्वीकार करता हूँ कि देश कठिन स्थिति से गुजर रहा है और इस समय लोगों की अपेक्षाएं हमारे सरकार से बहुत ज़्यादा है। जो 65 साल में नहीं हुआ वो हम 1 साल में पूरा कर देंगे, ये अपेक्षा रखना भी हमारे इसलिए न्यायपूर्ण नहीं होगा। मैं लोगों को यही कहना चाहता हूं कि ये धीरे धीरे परिस्थिति बदल रही है। एक समय मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी हूं, मैं आपसे बात करता हूं, यूपीए सरकार में 4.25% जीडीपी था। आज जो जीडीपी है वो आज कम से कम 7% हुआ, ये सच नहीं है? को पर अभी भी 6% है। देखिए, मानक भी चेंज हो देखिए, गया। आप लोगों ने 6% मानक को बदला। तो हाँ। 4.25% और 6% हाँ, में वो मैं अंतर मानता कितना हूं, उतना कंसीड करता हूं, वो मैं कंसीड करूंगा, पर 7.5 की बात नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं 7.5 नहीं कह रहा। हाँ, मेरा हिसाब से मेथोडोलॉजी चेंज हो गई है, वो आप भी देखो, जानते हैं। मेरे हिसाब से वो जो मैं कह रहा हूँ, हाँ, ये जो है ये 6% आप मान लीजिए। मेरी आज की जानकारी देखिए, 7% है। परसेंटेज की बात में अगर गडकरी जी न जाएं, एक्चुअल रियलिटी तो ये है कि लोगों से, आप लोगों से बहुत एक्सपेक्टेशन था, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने इतने बड़े बड़े सपने दिखाए, आपने सबको बोला कि हम आएंगे, जादू की छड़ी लेके आएंगे और सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन सब अच्छा नहीं हो रहा है। नहीं, देखिए, ये तो सही बात आखिर है। न्यूज चैनल कौन सी चल रही है तो सब कहते हैं हमें नंबर 1 है, पर लोग टीआरपी देखते हैं ना। वैसे अगर किसी सरकार का अगर मूल्यांकन करना है तो इकोनॉमिक पैरामीटर्स को देखना चाहिए। अगर 4.5 का 7 नहीं हुआ, 6 तो हुआ है, 6 हुआ, इसका मतलब 2.5% बढ़ा तो है, 2.25% बढ़ा है ना। अगर बढ़ा है तो प्रगति दिख रही है। और मैं आपको बताता हूं, थोड़ा संयम रखिए, 2 साल के अंदर चाइना के ग्रोथ रेट से ज्यादा हिंदुस्तान का ग्रोथ रेट रहेगा। गडकरी जी, ये बताइए, जब आप लोग चुनाव लड़ रहे थे, मेरा सवाल ये है, क्या आप लोगों ने बहुत ढेर सारे वायदे कर दिए जिसका डंडा अब आपके ही सिर पे पड़ रहा है? इतना वायदा कर दिया, इतना कह दिया कि अच्छी सरकार आएगी, सबका साथ लेके हम चलेंगे, सबका विकास होगा, 15 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। मतलब ये सरकार आई और सबके अच्छे दिन एकदम 24 घंटे में आ गए। पहली बात तो एक्सपेक्टेशन आपने खुद बढ़ाया। देखिए, ये बात आपकी सच है कि लोगों की हमसे अपेक्षा है, और ये भी इस बात सच है कि ये 15 लाख का वादा तो मैंने कभी पढ़ा नहीं कहा है, पर हमने वादे किए। पर आपने कांग्रेस को 60 साल दिए, 65 साल दिए, और 65 साल में जो कांग्रेस नहीं कर सकी वो हम 1 साल में नहीं करके हमको दोष दे रहे, ये अन्यायपूर्वक होगा। मेरा कहना इतना है कि 1 साल हुआ है, हम 50 गज आगे आए हैं, पर यह बात जरूर मैं मानता हूं कि आपकी जितनी अपेक्षाएं शायद पूरी नहीं होगी, पर हम आपको 5 साल का समय दो,
और कांग्रेस के 15 साल और हमारे 5 साल की तुलना करो। अगर 5 साल में अगर उनसे ज़्यादा अगर बेहतर परफॉर्मेंस हमारा नहीं है तो माए बाप सरकार जनता है वो बदल सकती है, पर हमको 1 साल में ही 1 साल तो हुआ है, 1 साल मुझे लगता है जीवन में बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं होता। 1 साल के बजाय 5 साल का हमारा अनुभव देखो, फिर निर्णय करो। हमारे प्रधानमंत्री निर्णय करने वाले हैं, हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के सभी देशों के साथ अच्छे संबंध हमने प्रस्तापित किए, हमारे प्रधानमंत्री हर बात को अपनी विजन रखते हैं, हमारी नई नई योजनाएं हमने यशस्वी की, 15 करोड़ लोगों ने बैंकों में खाता खोला है, गैस की सब्सिडी बैंकों में जाने लगी तो उसका देश का पैसा बचा है, हमने महंगाई को कम करके कुछ प्रमाण में किया और लोगों की अपेक्षा और करेंगे जी। हमने हमारे देश में गरीबों के लिए योजनाएं अनेक शुरू की, जैसे मैंने कहा है रोड के बारे में मैंने कहा कि 2 के बजाय 14 किलोमीटर रोड का काम शुरू हुआ है। अब यह फर्क नहीं है क्या 2 किलोमीटर के बजाय 14 किलोमीटर बनाना, 7 गुना रोड का काम बढ़ा, ये फर्क नहीं है। अब गंगा में वाराणसी से हल्दिया 4200 करोड़ का मैंने पूरा काम अब शुरू कर दिया है। हाँ। अब देखो काम भी करने उन पर के भी लिए आते समय हैं, लगेगा। उन पर भी आते हैं। लेकिन गडकरी जी, प्रधानमंत्री जी के लिए तो यही कहा जाता है कि वो यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, देश में वो विजिट करते हैं क्योंकि वो हमेशा बाहर ही रहते हैं। तो इस जो तरीके लोग की बातें भी 2-2 तो महीने लोग देश के बाहर कहाँ रहते ये भी पता नहीं चलता। नहीं, तो उनके हमारा प्रधानमंत्री कम से कम देश के लिए जा रहा है, देश के लिए काम कर तो रहा है, देश के लिए करार कर रहा है विकास के, देश के अच्छे संबंध अनेक राष्ट्रों से बना रहा है, इसमें कोई गुनाह नहीं, गुनाह नहीं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी को देश में भी रहना चाहिए? 18 विदेश यात्रा उनकी हो चुकी है, 18 जगह जा चुके हैं 1 साल के अंदर। ये सही है कि उन्होंने अपने रिश्ते बहुत अच्छे किए? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक एंगल ये भी है कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में जब दुनिया के अनेक देशों के साथ हमारे संबंध खराब हुए, मैं ईरान में गया था, मैंने ईरान से करार किया और चाबा में मैं एक पोर्ट बना रहा हूँ। अब यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली से, मुंबई से ज़्यादा चाबार से मुद्रा या कांडला डिस्टेंस कम है। अब डायरेक्ट चाबार में जाकर आप अफगानिस्तान से लेकर रशिया तक गाड़ी लेकर जा सकते हैं, अब पाकिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये बात सामने रखी कि दुनिया के देशों के साथ सहयोग करके अच्छे संबंध किए बिना देश में कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, देश की प्रगति और विकास नहीं होगा। अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध करने पड़ेंगे, जापान के साथ ने 2 लाख करोड़ रुपए हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने की बात करके अभी मैं जापान जा रहा हूँ कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मेट्रो के लिए हमारे पैसा चाहिए। अब प्रधानमंत्री जी देश के विकास के लिए, अपने रिलेशन अच्छी करने के लिए, वहाँ की नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए, नई इन्वेस्टमेंट लाने के लिए अनेक देशों में जा रहे, करार कर रहे। अब कोरिया जा रहे, अब कोरिया में वो शिप बिल्डिंग के बारे में, शिप इंडस्ट्री के बारे में उनके टेक्नोलॉजी के साथ करार कर रहे। अगर टेक्नोलॉजी आएगी तो नई इंडस्ट्री आएगी, इंडस्ट्री आएगी तो रोजगार आएगा तो गरीबी दूर होगी। माना कि प्रधानमंत्री जी सारे विदेश यात्रा करके करार कर रहे हैं देश के विकास के लिए, लेकिन जो आपका एक यहाँ पर जो वृहत परिवार है वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है क्या? चाहे आप लोगों का जो संघ का वृहत परिवार है जिसे कह सकते हैं, वो जिस तरीके की भाषा का प्रयोग या उपयोग कर रहा है, आपके खुद के एमपी जिस तरीके की बातें बोल रहे हैं, तो ये सब बातें आपके लिए तो बहुत बड़ी रोड़ा है। चाहे वो आपके योगी आदित्यनाथ हो, नाराज मत होइए, पर संघ परिवार में से आपके पास कोई आया था क्या? हमारे कोई एमपी ने आपको लेकिन देश के लिए, देश की हित की जब बात होती है तो क्यों ऐसी बात उठ जाती है? मैं नागपुर का हूँ, संघ का स्वयंसेवक हूँ, और संघ के सरसंघ चालक जी ने कहा है कि देश में पहली बार राष्ट्रवादी सरकार आई है और उनको 5 साल का समय देना चाहिए, सबने उनके साथ खड़े रहना चाहिए। दूसरी बात, हमारे एमपीज हैं, रोज मुझे 10-10, 15-15 एमपीज मिलते हैं। अब देखो, एमपीज की भी अपेक्षा जैसे लोगों की, उनको लगता और काम होना चाहिए। मैंने 4 काम कर दिए तो बोलते सर 5वां करा दो, स्वाभाविक है। और 1 साल हुआ है, मैं उन लोगों को प्रार्थना करके नम्रतापूर्वक इतना ही कहूंगा। तो दबंग बोला जाता है, आपको उठना चाहिए, और योगी आदित्यनाथ को जब वो बोले तो बोलना चाहिए कि आप चुप होके बैठ जाइए, या साक्षी जी महाराज जब बोले तो आप उनको बोलना चाहिए कि देश को भी विकास चाहिए, इस तरीके की बातें नहीं चाहिए जिसमें सबका साथ चाहिए। जब आपके ये परिवार जो वृहत परिवार है जब इस तरीके की बात करता है तो कैसे देश माने कि सबका साथ है? पहली बात तो मैं परिवारों के मीटिंग में जाता हूँ, परिवारों से अनेक विषयों पर, सैद्धांतिक विषयों पर चर्चा होती है, परिवार की तरफ से राष्ट्र के हित में अनेक सुझाव दिए जाते हैं, और परिवार में उन्होंने दिए सुझाव पर जो हो सकता है वो हम करते भी हैं।
और परिवार में किसी प्रकार की नाराजी नहीं है, मैं अधिकृत रूप से आपको बता रहा हूँ। एक बात। दूसरी बात, एमपी के बारे में भी कोई किसी प्रकार की नाराजी नहीं है। दुर्भाग्य यह है कि नहीं होते हुए भी है करके दिन भर चलाओ, तो क्या ये किसको भी देखिए, उसको जवाब दे। लव जिहाद का नारा किसने दिया? हाँ? लव जिहाद का नारा की बात किसने की? आपके ही परिवार से ये बात उठी ना। देखिए, आप ये विवादग्रस्त विषयों में मत जाइए और मेरे लिए नई ब्रेकिंग न्यूज मत तैयार करिए। जी देखिए, दोनों बाजू होती है। अब आज आपने मुझे पूर्ति पर पूछा तो मैंने जवाब दिया, हाँ, तो गडकरी ने ऐसा जवाब क्यों दिया? नहीं दिया तो गडकरी चुप बैठे, उन्होंने जवाब नहीं दिया। हमने आपका जवाब लिया, नहीं, जो सुनो, आपने जवाब दिया वो उसको आपका हमने कैसा है, रिसीव कर अगर लिया। बोलो तो भी प्रॉब्लम, नहीं बोलो तो प्रतिक्रिया देते हुए चले गए तो पर भी एक प्रॉब्लम की अब मैं बात बताता हूं। आपने प्रॉब्लम शब्द का इस्तेमाल कर दिया है और हमने संकट मोचक माना है आपको। जो आपके ये मजबूत चौड़े कंधे हैं, उन कंधों पर आप दरअसल हनुमान भी बन गए हैं इस सरकार के। संजीवनी तलाश रहे हैं। वो संजीवनी क्यों तलाश रहे हैं? क्योंकि गले की हड्डी बन गया है भूमि अधिग्रहण बिल। ये दूसरा सवाल है हमारा। क्या भूमि अधिग्रहण बिल को नाक का सवाल बनाकर मोदी सरकार ने पहले साल की सबसे बड़ी गलती की है? नितिन गडकरी मानेंगे ये बात? देखो, मैं हैरान हूं, हैरान। मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यूपीए सरकार ने 2013 में जो एक्ट किया था उसमें हमने 5 सुधार किए। पहला सुधार यह किया जो कंसेंट क्लॉज है और एसआई सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट असेसमेंट। अब एक डैम बनाना है तो डैम में 2000 एकड़ जमीन जाती है और इसके कैनाल से 2 लाख एकड़ को किसानों को पानी मिलता है। अब ये डैम बनाने जिनके ज़मीन पर बनाना है वो 80% लोग कहेंगे कि डैम बनाने के लिए हमारी अनुमति है तो बन पाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा, तो देश में डैम नहीं बनेगा। आज दिल्ली की मेट्रो है, अगर ये इस प्रकार से कंसेंट क्लॉज लगता तो दिल्ली में मेट्रो ही आती नहीं, एक भी स्टेशन बनता नहीं और काम नहीं होता। क्योंकि अपने घर को तुड़वा कर कोई मेट्रो के लिए परवानगी देता 80% लोग। तो अध्यादेश क्यों? इसीलिए कि 31 दिसंबर को इस बिल की मुदत खत्म हो रही थी और इसलिए डिफेंस के लिए, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सिंचाई के लिए, गांव में सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल के लिए, ट्रांसफार्मर लगाने के लिए, सिंचाई के लिए और गांव में रोड बनाने के लिए, डिफेंस के लिए, अगर आप समझ लीजिए कि आज कश्मीर में एक एयरपोर्ट बनाना है, देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। अगर ये कानून कहता है कि अगर 80% लोग कहते हैं कि हमारे ज़मीन पर एयरपोर्ट मत बनाओ, तो क्या देश की सुरक्षा के लिए एयरपोर्ट बनाना होगा तो भी नहीं बनाएंगे। अगर मिसाइल ज़मीन के अंदर डालनी है और वो उचित जगह डालनी हो, जमीन लेनी पड़ेगी तो नहीं करना है। तो सरकार जो चाहती है, आप जो एक चीजें गिनवा रहे हैं, कांग्रेस क्योंकि सर मानने को तैयार नहीं है। देखो, आप क्या कुछ मिडिल पाथ तलाशने को तैयार हैं? पहली बात आपको बताता हूँ, मैं बहुत चैनल पे गया हूँ और मैंने पार्लियामेंट में 250 पत्रकारों को एक सवाल पूछा था, वो आपको भी पूछता हूँ। ये चौथी बात थी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की। क्या पूरे उद्योग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता और बेंगलोर में होने चाहिए? कपास से सूत, सूत से कपड़ा, ये उद्योग अगर कोई गांव में 5000 की पंचायत है, आज गेहूं को भाव नहीं, चावल को भाव नहीं, गन्ने को भाव नहीं, खाद की कीमतें 4 गुना बढ़ी। अगर गांव में उद्योग लगेगा तो किसान के बेटे को, खेतियार मजदूर के बेटों को रोजगार मिलेगा। क्या वो हर जिसके लिए पूरे दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी में रहने के लिए आए? क्या गांव में इंडस्ट्री का विकेंद्रीकरण नहीं होना चाहिए? क्या किसान के खेत को पानी नहीं मिलना चाहिए? आप क्या अपने गांव के लिए प्रावधानों रोड पर नहीं डटे बनने रहेंगे? चाहिए? देखो, अपने हमने प्रावधानों पर डटे रहेंगे? पहली बात मैं आपको बताता हूं, हमने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज और कांग्रेस की भाषा में अंबानी, अडानी या कोई बड़े इंडस्ट्री के लिए हमने ये एग्जम्पशन दिया नहीं है। हमने ये एग्जम्पशन केवल कि गांव, गरीब, मजदूर, किसान के हितों के जो सार्वजनिक काम है उसके लिए दिए। और हमने एडिशनल 2 बातें की। क्या 2 बातें की? जिस किसान के परिवार की खेती जाएगी उसको हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। दूसरी बात, आप मेरी सुन लो। दूसरी बात हमने कही कि इसमें लिखा था कि अर्बन एरिया में जमीन होगी तो 1:2 अप टू 2 मुआवजा मिलेगा और रूरल एरिया होगा तो 1:4 मिलेगा। हमने अप टू को निकाल दिया। ये हुड्डा जी के सरकार ने कहा कि इसको होने के बाद भी उन्होंने 2 का किया। पृथ्वीराज चौहान की सरकार थी, उन्होंने किया था। यही सब कांग्रेस की सरकारें, मैंने मीटिंग बुलाई थी, विज्ञान भवन में आई थी, इन्होंने कहा था कि ये कानून को बदलना चाहिए। हमने कहा नहीं, 1:2 अर्बन एरिया में देना, कोई अप टू वाली बात नहीं, इसका सुधार किया। 1:4 इसका सुधार किया। ये जो 5 बातें हमारी सरकार ने लाई है, मैं आपको सवाल पूछता हूं, इसमें से कौन सी बात हमने बदली हुई? कौन सी बात किसान, गांव, गरीब, मजदूर, किसान के खिलाफ? यहां पर कौन सवाल पूछना चाहेगा मैं इस पूछता भूमि हूं अधिग्रहण को लेकर? 1 मिनट,
मैं 2-3 सवाल लोगों के ले ले ताकि आप लोगों का मन भी जान सके। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस देश में राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है। 1894 के बाद ये किसानों को हक मिला था कि उनका कंसेंट क्लॉज जो है भूमि अधिग्रहण में शामिल किया जाए, जिसको आपने हटा लिया। तो जो डेमोक्रेटाइजेशन होना था एक्विजिशन में, उसको आपने यहाँ पर हटा लिया। अगर आप कहते हैं कि भूमि जो है विकास के लिए चाहिए, तो आप दिल्ली एयरपोर्ट देखिए, 13 होटल बन रखे हैं एयरपोर्ट के अंदर। इससे अधिक जो है 70 पैसे गज में वो किसानों से जमीन ली गई है। इससे अधिक शोषण कहाँ दिख सकता है? आप और देखिए भूमि अधिग्रहण के मामले में, भूमि अधिग्रहण से आप कहते हैं कि आप नौकरियां देंगे। उन्होंने कहा था, आनंद शर्मा जी ने कहा था, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी से वो जो है 100 मिलियन जॉब्स क्रिएट करेंगे। आप मेक इन इंडिया कह रहे हैं, लेकिन वो जमीन तो जो है 1-1 लाख करोड़ जो है, 1-1 लाख एकड़ जो है हर 5 राज्य में पड़ी है। महाराष्ट्र में खुद 1 लाख एकड़ अनयूटिलाइज पड़ी है। एसईजेड एक्ट में 270 एसईजेड बनाई, चीन में 4 है, उनका कहाँ इस्तेमाल? ये जो बात कह रहे हैं आप सही है। कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली के बाजू में हरियाणा के तरफ और उत्तर प्रदेश की सरकार ने नोएडा के तरफ किसानों की जमीन जो बिल्डरों को दी है खरीद करके, जो 10 लाख और 20 लाख रुपए एकड़ से लेकर 10 लाख रुपए से लेकर 2-2 करोड़ और 4-4 करोड़ में बेची है, वो गलत है। पहली बात, इस प्रकार के कोई भी लैंड एक्विजिशन को इस क्लॉज से निकालने की बात हमने की नहीं है। हम केवल पब्लिक इंटरेस्ट की जो बात है, जो सरकारी काम की, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, जो रोड की बात है, रेलवे की बात है, पावर लाइन की बात है, सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल की बात है, डिफेंस के लिए, सुरक्षा के लिए एयरपोर्ट की बात है, वहाँ मिसाइल रखने के लिए जगह उसकी बात है, और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में कोई ऐसे कारपोरेशन के जैसे महानगर में बनते हैं लाइन से दुकान, ऐसे नहीं बनते। जहाँ ग्राम पंचायत होगी, 1000 की बस्ती होगी, उसी गांव में एक क्लस्टर तैयार होगा रोड के बाजू में। अगर कपास होगा तो कपास पर की इंडस्ट्री आएगी। प्रतापगढ़ में आंवला बनता है उत्तर में, तो आंवले की इंडस्ट्री आएगी। क्या गांव के लोगों को गांव में रोजगार नहीं मिलना चाहिए? अगर इंडस्ट्री नहीं आएगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, तो गांव के लोगों को रोजगार के लिए गांव के ही कुछ लोग हैं यहाँ नितिन जी हमारे साथ, ये सवाल पूछना चाहते हैं। नमस्कार गडकरी साहब। गडकरी साहब, आपको क्या लगता है कि गांव का जो किसान है वो मूर्ख है? वो क्यों आपके विरुद्ध खड़ा हुआ है आज? क्यों आपको जो है ना अपना एंटी मानता है? वो उसके मन में आप लोगों ने एक डर बिठा दिया है, और वो डर ये है कि उसकी जो भूमि है औने पौने दांव पे ली जाती है, और जैसे ही वो रजिस्ट्री हो जाती है उसके बाद में वो करोड़ों की बन जाती है। जहाँ तक आपने बात करी कि सड़क के लिए कोई किसान जमीन देने से मना नहीं करता, रेलवे लाइन के लिए जमीन देने से मना नहीं करता, सरकारी हॉस्पिटल के लिए मना नहीं करता, सरकारी कॉलेज के लिए मना नहीं करता। सवाल असली तब आता है जब इंडस्ट्री के लिए आप जमीन मांगते हैं, प्राइवेट कॉलेजों के लिए मांगते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटलों के लिए। आप जो है ना उस समय पर यह एक डर बैठा हुआ है हम लोगों के दिलों के अंदर कि आप जो है ना, जो इंडस्ट्री में है वो एक साबुन की टिक्की बनाता है। अब उसकी मर्जी है उस इंडस्ट्रियलिस्ट की, वो इसकी 10 रुपये कीमत रखे या उसकी 50 रुपये कीमत रखे, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। हमारी जमीनों के ऊपर कंट्रोल, हमारे प्याज के ऊपर कंट्रोल, हमारे आलू के ऊपर कंट्रोल, हमारे धान के ऊपर कंट्रोल। आखिर आप हमारे ऊपर कहाँ कहाँ कंट्रोल लगाओगे? ये दर्द है, ये दुख है, ये पहले पीड़ा सुनिए है। ना। सर अभी सुनिए, बिल्कुल पहली ये बात- आपने बेबाकी से बात रखी है। पहली बात दबंग आपको मंत्री बता के देना सामने। चाहता हूं कि हमारे एक्ट को आप अच्छी तरह से एक बार फिर से देख लीजिए। हमारे एक्ट में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए कोई हमने एसआई और ये जो कंसेंट क्लॉज विड्रॉ नहीं किया। लेकिन आप समझा सकते थे लोगों को। लोग अगर अब आप ये एक काम करिए, मेरा उनका एक बार समाधान करने दीजिए। दूसरी बात, आप आगरा में आलू पैदा करते हैं, अगर जिस गांव में आलू पैदा होते हैं उस गांव में कोल्ड स्टोरेज आलू के हो, जिस गांव में आलू पैदा होता है उस आलू के चिप बनाने के कारखाने वहां खुले, तो वहां के गांव को रोजगार मिलेगा। पहली बात, आपके मन में डर जो बैठा है वो गलत जानकारियां देके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कुछ राजनीतिक स्वार्थों के लिए हुई है। मैं आपको नम्रतापूर्वक बता देना चाहता हूं कि बिल्डरों के लिए, उद्योगपतियों के लिए और किसी प्रकार के प्राइवेट मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए हमने किसी प्रकार की इसमें नोट में हमारे बिल में लाया नहीं है। हमने केवल सरकारी चीजों के लिए कंसेंट क्लॉज और एसआई लाया है, और ये जो बातें आपको बताई जा रही है 100% गलत है। वही सवाल अनुराधा आपसे पूछ रही है, एक परसेप्शन भी होती है। Perception वो की परसेप्शन problem और है। तो नहीं लूज कर रहे आप, लोगों तक आपकी बात नहीं जा पा रही है। एक संवादहीनता हो गई है सरकार और आम आदमी के बीच में। क्या ये एक्सेप्ट करेंगे? ये देखिए, पहली बात, एक बात आपकी सच है कि जब कन्विंस नहीं किया जाता
तो कंफ्यूज करने की कोशिश होती है। बिल्कुल बिल्कुल। लैंड एक्विजिशन कानून को लेकर हमारे खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए कुछ राजनीतिक षड्यंत्रकारियों ने जानबूझकर लोगों को कंफ्यूज करके गुमराह करने की कोशिश की है और वो लोगों को इस प्रकार से भड़काना चाहते हैं हमारे सरकार के खिलाफ। ये कोशिश है मेरा क्योंकि शुरुआती दौर में सरकार ने भी कन्विंस नहीं किया ना। नम्रतापूर्वक अब अनुरोध आप है। खुलकर सामने आते हैं, मैं आया- पहले नहीं आ रहे थे मंत्री देखो सर। आप लोगों मैं ने सब राज्यों अध्यादेश में का जा रहा रूट हूं। अपनाया। एक बात आपकी सही है कि गलत प्रचार के कारण कुछ लोगों के मन में गलतफहमियां पैदा हुई है, पर जब डायलॉग बढ़ेगा, लोगों को बिलों के बारे में जानकारी मिलेगी, हमारी उनसे बातचीत हो गई, तो धीरे धीरे काफी बड़े प्रमाण पे लोगों के मन की जो गलतफहमियां वो निकल गई। पर एक बात मैं पूछता हूं, जिन हुड्डा सरकार ने पूरे दिल्ली और हरियाणा के बीच की जमीन एक्वायर करके बिल्डरों को दे दी, लाखों एकड़ जमीन दे दी, जिस नोएडा के लिए मायावती जी की सरकार ने और मुलायम सिंह जी की सरकार ने जमीन एक्वायर करके पूरी जमीन दे दी, उस समय ऐसी तो बात हम कोई कह नहीं रहे। हम कोई ऐसी जमीन एक्वायर नहीं करना चाह रहे, हम केवल कह रहे हैं सरकारी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रेलवे के लिए, रोड के लिए, मेट्रो के लिए, सरकारी अस्पताल के लिए। मैं उनको नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं, आप मैं हार जाऊंगा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, बड़े उद्योगपति, हम 1 फुट 1 इंच जमीन एक्वायर नहीं करेंगे। मैं आपको ऐलान करना चाहता हूं, विश्वास देना चाहता हूं, 1 इंच जमीन नहीं एक्वायर करेंगे। आम आदमी ताली बजा रहा है, किसान थोड़ा इत्मीनान कर रहे होंगे, बिल्डर्स के धड़कनें बढ़ गई होंगी। बीपी जाने माने देश के बिल्डर हमारे साथ अनिल शर्मा जी हैं, कुछ पूछना चाहेंगे? सर नमस्कार। पहले तो ये बात है, मैं एक बात से आपत्ति ये करता हूँ कि जब किसी फोरम पे बात होती है तो दोनों सरकारें, ये बात हमेशा इसी बात मुद्दा होता है कि मैं डेवलपर फ्रेंडली नहीं हूँ, मैं बिल्डर के पक्ष में नहीं हूँ, या मैं बिल्डर के पक्ष में नहीं हूँ। आप मुझे सर ये बताइए, सरकार कितने प्रतिशत घर देती है मिडिल क्लास को? 7%। 93% आपको प्राइवेट डेवलपर ही देता है। आप लैंड एक्वायर नहीं करें, जरूरत भी नहीं है। सर आज तक मुझे बताएं किसी डेवलपमेंट एजेंसीज ने डेवलपर को देने के लिए कितनी जमीन एक्वायर की है इस देश में? बिल्कुल नहीं सर की है। वो सिटी डेवलपमेंट के लिए उन्होंने लैंड एक्वायर किया है, जिसमें इंडस्ट्री भी है, एजुकेशन भी है, हेल्थ भी है, उसमें रेजिडेंशियल भी है। प्राइवेट डेवलपर के लिए जमीन एक्वायर करने की जरूरत नहीं है, हम लोग किसानों से जमीन ले लेंगे। लेकिन इस बात के लिए हम लोग को आपत्ति है सर, जब हम लोग जीडीपी का 12% कंट्रीब्यूट करते हैं, हम लोग 10,000 मकान बनाने के लिए 2.5 लाख एम्प्लॉयमेंट देते हैं, तो फिर आप इस बात पे क्यों झगड़ा करते हैं कि मैं बिल्डर को नहीं दूंगा तो मैं बिल्डर को नहीं दूंगा? पहली बात, आप जो कह रहे हैं वो सही है, जिसका जवाब आपने उनको दिया है कि कोई बिल्डर को जमीन नहीं। प्रॉब्लम कहाँ है मैं आपको बताता हूँ। नोएडा में और गुड़गांव में हरियाणा की सरकार ने जमीन एक्वायर की, दोनों कांग्रेस की सरकार थी, हमारा उस समय कोई संबंध नहीं था, और जमीन एक्वायर करके उन्होंने रोड बनाए और फिर ऑक्शन करके अलग अलग मार्ग से वो जमीन उन्होंने बिल्डर को मॉल बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए दी। ये सच्चाई है। अब प्रश्न ऐसा है कि स्वाभाविक रूप से यह जमीन गई, उसके बाद डेवलपमेंट के बाद कीमत बढ़ी है, और इसलिए पहली बात तो ऐसी है, जिस भाव से मैं किसान हूँ, अगर उसकी ज़मीन की कीमत बढ़ती है तो उसका फ़ायदा किसान को भी मिलना चाहिए। अगर रोड बनता है और वहाँ की ज़मीन की कीमत बढ़ती है तो किसान को भी इसका फ़ायदा मिलना चाहिए, और इसलिए किसान डेवलपर बने। किसान आकर, अभी मैं नेशनल हाईवे में एक स्कीम तैयार कर रहा हूँ कि गोडाउन बनाना है तो किसान अपने ज़मीन पर बनाए, एक रोड से अरेंज किसान बनाए, किसान वहाँ पोटैटो के लिए प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज डाले, वहाँ जाकर कोई फूड ग्रेन के गोडाउन डाले, ट्रक टर्मिनल सेंटर बनाए और किसान उससे पैसे कमाए। देखिए एक बात जरूर है, अब किसान को भी उसमें हमारे साथ लेकर ही काम करना होगा, और इसलिए मैं बहुत प्रामाणिकता से बता रहा हूँ कि जो बात इन्होंने कही ये बिल्कुल सच है कि इनको कोई एक्वायर करके, कोई सरकार, ये इन्होंने जो जमीन खरीदी के पैसे देते, बाजार भाव से 10 लाख होगा तो 15 लाख देते, किसान बेचता है, इनको जमीन मिलती है। नहीं सर, वो एक और इंडस्ट्री है। मैं थोड़ा सा माफी से इंटरजेक्ट कर रहा हूँ। एक सर, वो एक बड़ी इंडस्ट्री है, CLU इंडस्ट्री, चेंज ऑफ लैंड यूज इंडस्ट्री। वो बहुत पैसे कमाती है, बहुत सारी पार्टियों के लिए, सरकारों के लिए। वो पैसे वहां देने पड़ते हैं। ये जो खेल है ना, ये खेल बहुत बुरा है। आपको पता है क्या? हाँ सर, ये CLU बंद करने की भी बात थी आपकी तरफ से। जिसका पाप मेरा नहीं हो, मेरे ऊपर मत डालिए। नहीं, मैं आपको बात बताता हूँ। हमारे देश में राज्य में कानून बनाने का अधिकार है, उसको स्टेट लिस्ट कहते हैं, जो राज्य सरकार कानून बनाती है। हमारे देश में केंद्र जो कानून बनाती है उस लिस्ट का नाम है सेंट्रल लिस्ट, और तो दोनों कानून बनाते हैं, उसका नाम है कॉन्करेंट लिस्ट। जी। लैंड एक्विजिशन कॉन्करेंट लिस्ट में है,
कानून हमने बनाने के बाद रूल्स राज्य सरकार बनाती है, और ये जो लैंड यूज बदलने का अधिकार है वो हमारे संविधान के अनुसार राज्य सरकार का है। हमारा इसके साथ कोई संबंध नहीं, इस एक्ट का कोई संबंध नहीं, और हमसे कोई लेना देना नहीं। भलते बिल आप हमारे कांग्रेस नाम से पर हाथ मत मिलाने को चिपकाइए। तैयार हैं, क्योंकि ये रायता फैल गया है सर, रायता फैल गया है। ये एग्जैक्टली कानून बन जाए, ये बिल ना रहे, ये अध्यादेश ना रहे, कांग्रेस की भी कुछ बातें मानकर मामले को रफा दफा करो। ये कितने साल सवाल लटकेगा? यही था आम कि आदमी आप लोगों लटकता ने है इसको सर उसके नाक- चलते। आपने एक अच्छा सवाल पूछा, नाम मैंने का सवाल बना के छोड़ दिया है। बहुत अच्छा बोला आपने। मैं आपको इसका एक जवाब देता हूँ। मैं बचपन में अपने स्कूल में मैंने एक मराठी एक लेख पढ़ा था। एक छोटा बच्चा टोपी पहनकर जा रहा था, और जाते हुए उसको राजा ने देखा, और राजा ने देखने के बाद उसकी टोपी ले ली। तो बच्चे ने कहना शुरू किया, राजा भिखारी है, मेरी टोपी ले ली। राजा भिखारी है, मेरी टोपी ले ली। राजा को गुस्सा आया, निकाली टोपी और फेंक दी उसके आंख पर। राजा डर गया, मेरी टोपी वापस दी। राजा डर गया, मेरी टोपी वापस दी। ये जो है ना डबल ढोल की काम, ये मीडिया में भी डबल ढोल की बजाने वाले हैं, ये राजनीतिक नेता भी हैं। कांग्रेस से हाथ मिलाएंगे कोई कि भी नहीं? निर्णय करो सर रायता फैला हुआ है, आपने जुमला सुना सर। दिया। ऐसा है, कांग्रेस से हाथ जिनको मिलाएंगे केवल कि नहीं? राजनीति ही करनी है, हाँ लेकिन जिनको मिला राज्यसभा लीजिए में ना। बिल ही पास नहीं करने हैं, हाँ, जिनको देश का विकास हम नहीं कर सके तो तुमको भी नहीं करने देंगे, ये जिनकी मंशा है। तो ये नाक की लड़ाई तो में वो हम मर कभी गए। काम करने ही नहीं नाक देंगे। आपकी लेकिन नाक की वही लड़ाई तो में हम बात है मरेंगे। कि आपको आगे 2 कदम आगे जाना चाहिए। आप सरकार में और जाइए और बात कीजिए और बोलिए कि चलिए इससे देश का भला होगा। बिल्कुल सही बात है। और मैंने ग्रामीण विकास मंत्री करके कांग्रेस के सभी मुख्यमंत्रियों को, सभी देश के मंत्रियों की कॉन्फ्रेंस विज्ञान भवन में ली। आज मैंने फाइल लाई नहीं, आपको बाद में दे देता हूँ। हाँ। इनके मुख्यमंत्री और मंत्री ने मुझे क्या लिख कर दिया है, और उस मीटिंग के मिनट्स देता हूँ। मैंने सबको पूछा कि ऐसा ऐसा है, क्या करना चाहिए, उनका रिकॉर्ड मैं आपको कल दे देता हूँ। इन्हीं लोगों ने मांग की कि एक्ट को बदलो। हमने बात की, हमने समझाने की कोशिश की। मैंने एक बार पार्लियामेंट में कहा, हमारे वीरेंद्र सिंह जी ने कहा, प्रधानमंत्री ने हमको कहा बात करो। पार्लियामेंट के फ्लोर पर बात हुई, पार्टी के लेवल पर बात हुई। थोड़ा झुकेंगे, बात विज्ञान बन अरे नहीं भाई, रही है। पूरा झुकने के लिए तैयार है भाई। तैयार हैं? पर हाँ बिल्कुल, अगर लैंड एक्विजिशन के बारे में आज भी कोई पार्टी और कोई नेता देश के हित में और किसान के हित में कोई भी अच्छा सुझाव देता है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार उस सुझाव को स्वीकारने के लिए तैयार है। ये बड़ी खबर और दे रहे हैं। पार्लियामेंट में हमने स्वीकार किया है। अब तीसरा सवाल भी ले लेते हैं। न्यूज 24 का तीसरा सवाल नितिन गडकरी को। क्या मोदी सरकार की छवि गरीब विरोधी हो गई है? सारी चीजें जो है ना वो छवि पर आकर अटक रही हैं। आप लोगों का परसेप्शन मैनेजमेंट जो है वो एकदम सडनली, जिसे कह सकते हैं, उल्टा पड़ने लगा है। देखो, पहली बात तो ऐसी है, अब मीडिया में है, आपको तो सभी दोनों बाजू की डफरी बजाकर कार्यक्रम करना भी चाहिए, मैं आपत्ति नहीं करता। पहली बात तो ऐसी है कि ये जो छवि की बात होती है ना, ये आप यहाँ करते हो। हमारी पार्टी गांव, गरीब, मजदूर, किसानों की पार्टी है, गरीबों के लिए काम कर रही है। हमने जो 15 करोड़ लोगों के अकाउंट्स खोले वो क्या धनवान है क्या, जिनके बैंकों में अकाउंट खोले? ये इंश्योरेंस की और गरीब सुरक्षा की स्कीम सर दी, वो कह रहे क्या हैं अकाउंट उद्योगपति तो है खुल क्या? गए, पैसे कहाँ हैं? लाइफ इंश्योरेंस, वो ये कह रहे हैं ना सब लोग, एक दिन कि में- अकाउंट तो खुल गए, पैसे कहाँ? एक दिन में 5 करोड़ लोगों ने अपना इंश्योरेंस निकाला जीवन सुरक्षा का। ये विश्व का रिकॉर्ड है। वो क्या धनवान लोग हैं क्या, उद्योगपति लोग हैं? चलिए। मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर राजनीति में अगर हमने की हुई सही बातों के लिए अगर कांग्रेस पार्टी अगर हमारी तारीफ करती और हमको सपोर्ट करती तो उनका दुकान कैसे चलता? अगर उनको अपना दुकान चलाना है तो हमारे बारे में कहना ही पड़ेगा। प्रदीप सिंह जी, क्या आप गडकरी जी की बातों से सहमत हैं? जी, एक सीनियर मिनट। जर्नलिस्ट हैं हमारे। देखिए गडकरी साहब, आपने इतनी बातें बताई, आपकी सरकार क्या कर रही है, किस तरह से अच्छा काम किया है। सवाल जो अनुराधा जी ने शुरू में उठाया था, बात उसकी है परसेप्शन की। फिर क्यों लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है कि कुछ हुआ या अच्छा हो रहा है? लैंड बिल की ही बात करें, आप जो बातें बता रहे हैं वो कन्विंसिंग लगती है, तर्कसंगत लगती है, लेकिन लोगों को एक बात समझ में नहीं आती कि जिस 2013 के बिल को आपके नेता अपना बिल बता रहे थे, लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज खड़ी होकर कहती हैं ये तो हमारा बिल है और उसकी तारीफ करती हैं। एक साल बाद आप उसी बिल को कहते हैं कि ये तो देश का विकास रोकने वाला बिल है। तो ये बात लोगों की समझ में नहीं आती। दूसरी एक लड़ाई जो आप लोग हारते हुए दिख रहे हैं राज्यसभा की, आपको लगा कि आपको स्पष्ट बहुमत लोकसभा में मिला है, तो अब हमारे
लेजिस्लेशन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आपने वही काम किया जो परसेप्शन बन रहा है, जो यूपीए ने किया कि विपक्ष की परवाह मत करो। तो अपोजिशन फ्लोर मैनेजमेंट जो है वो सरकार का काम है। अगर नहीं होता है, ये अच्छी बात है कि विपक्ष भी सहयोग करे, लेकिन ये मुख्य जिम्मेदारी सरकार की होती है। अगर सरकार नहीं कर पा रही है, आखिर आप विपक्ष की मांगों को एक एक करके मानते जा रहे हैं। अगर ये शुरुआती दौर में मान लेते तो शायद सदन का इतना समय न जाता, आपको इतनी दिक्कत न होती और आपस के झगड़े न होते। आपकी दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो ऐसे कि इमेज वर्सेस रियलिटी एंड ग्राउंड रियलिटी वर्सेस द परसेप्शन। सच्चाई ये है कि राजनीति में आपकी बात ये भी सच है कि लोग परसेप्शन पर जाते हैं, और इसलिए जब पहली बार ऐसी परिस्थिति आई और जब प्रधानमंत्री ने मुझे कहा कि ये काम तुम करो, तब हमारे कार्यकर्ताओं में भी, आप कह रहे हो सही है, हमारे कार्यकर्ताओं को भी परसेप्शन इस बार ऐसा लगता था उनको कि ये हुआ है। पर बाद में जैसे जैसे हमने काम किया, धीरे धीरे परसेप्शन हटा और बड़े प्रमाण पर अब हट गया है। दूसरी बात, राज्यसभा में हम लोग माइनॉरिटी में, ये तो खुली बात है, और राज्यसभा में जो रीजनल पार्टीज हैं उनके भी मेंबर्स बड़े प्रमाण पर हैं, और हमारे जो मित्र पक्ष में मिलकर हमारी संख्या बहुत कम है। तो ये सच्चाई ये है कि आखिर उनके कुछ प्रश्न हैं। अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है तो देश के हित का भी निर्णय हो, पर उत्तर प्रदेश में हमारी लड़ाई उनके साथ है, उनको हमको यहाँ सपोर्ट करने में अड़चन आती है। अब बंगाल में ममता जी की सरकार है, उनको ये लगता है कि बंगाल में उनकी लड़ाई हमारे साथ है, तो अमित यहाँ शाह हमको वहां support जाकर करने में कहेंगे हम अड़चन उखाड़ जाती है। फेंकेंगे उनको, तो हाँ? उनको डर तो लगेगा ना। क्या अगर आपके अध्यक्ष बंगाल में Exactly. जाकर हुंकार भर देते हैं हम नेस्तनाबूद कर देंगे, सफाया कर देंगे, तो फिर तो कोई क्या मुझे कोई बताइए, अच्छे रिश्ते तो नहीं मुझे होंगे ना। बताइए, एक बड़ी चैनल अगर काम कर रही है तो क्या बाकी दूसरों को काम करने का अधिकार नहीं है क्या? अगर बंगाल में एक पार्टी की सरकार है तो बीजेपी को भी अपने संगठन का विस्तार करने का हमारे अध्यक्ष का अधिकार नहीं है क्या? देखिए, राजनीति में हर आदमी अपना दुकान तो देखता ही है कि कैसा टर्नओवर बढ़े, और इसलिए ये कोई गलत बात नहीं है। हम भी चाहते कि बंगाल में हमारे लोग चुन कर आए, और ये बहुत स्वाभाविक और नैसर्गिक है, मैं छुपाता नहीं हूँ। धीरे धीरे आपको एक बताता हूँ कि पिछले हमारी सरकार आने के बाद 1 साल में हमने पार्लियामेंट में कितने बिल पास किए, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर, और इसके पहले के 1 साल में कितने, आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए, बहुत काम हुआ है। तो हमने जब कहा कि आपको लोग संकट मोचक मान रहे हैं सरकार का, तो गलत तो नहीं कहा ना। लेकिन आप जब पिछली दफा यहाँ पर हमारे इस मंच पर आए थे गडकरी जी, आपने एक ऐलान किया था कि मैं ई टोल्स को खत्म कर दूंगा, ये टोल का सिस्टम मैं इस देश से खत्म कर दूंगा। देखो, मैंने क्या कहा था, मैं अगर आप अनुमति देंगे तो मैं सुधार देता हूँ। जी, ये जो दिल्ली से मुंबई 18 टोल है, अब उसमें से देश में 360 टोल है। हमने एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक से कंपनी बनाई है, और अब आपको टेलीफोन में जैसे पॉइंट होते हैं वैसे टोल नाके पे रुकने की जरूरत नहीं, मैं ई टोल करूंगा, ये बात मैंने कही थी। एक बात। दूसरी बात मैंने कही थी कि हम जल्दी ही ऐसी कोशिश करेंगे कि टोल में से भी कुछ लोगों को हम राहत दे सकते, क्या इसके लिए अध्ययन कर रहे हैं। हमने अध्ययन पूरा किया है, हमारी बात प्रधानमंत्री के सामने रखी है, अब फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने भी हमारी बात रखी है। अगर उनकी अनुमति मिलती है तो इसमें से कुछ मार्ग निकालने का मैं प्रयास कर रहा हूं। आप ही की एक और पर स्टडी ये थी इसी में। घोषणा नहीं है, ठीक ये है, कोई ठीक है। आश्वासन ये नहीं है, आप ही की ये इसी उनकी से अनुमति के बाद ही हो पाए। टोल से ही जुड़ी आप ही की एक और स्टडी थी। सर देखिए, 80-82 हजार करोड़ रुपए का तो तेल हमारा ऐसे ही फूक जाता है खड़े खड़े नाकों पर भी, और ऐसी जगहों के नाके लिए जा रहे हैं। मैं नाम लेकर, कंपनियों के नाम लेकर भी आपसे बात कर सकता हूं कि सड़क बनी है सिर्फ 10-12 किलोमीटर की, और वहां पर टोल लिया जा रहा है 90 रुपए का। टोल लिए जा रहे हैं पानीपत से लेकर अमृतसर तक, और उसमें डाइवर्जन्स कितनी है। ये तो सरासर लूट है सर, लूट है ये। आपका कहना बिल्कुल सही है, पर ये जितने टोल के कॉन्ट्रैक्ट हैं मेरे आने के पहले यूपीए सरकार ने किए हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट में अगर बंद करता हूं तो मेरे ऊपर कॉम्पेंसेशन का मुकदमा डाल रहे हैं। आप जो एक एक बात कर रहे हैं वो सही है, और वो पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट यूपीए सरकार के कार्यकाल में मैं कैसे कैंसिल करूं? ये जो टोल का मुद्दा आप बार बार एक बात कहते हैं कि उस सरकार ने किया। मैंने इस माध्यम से, इस मंच से पहले भी ये कहा था कि जितना टोल आपको चाहिए, जो आपने प्राइवेट को दिया हुआ है या गवर्नमेंट नेशनल हाईवे के पास है, वो टोल हम कमर्शियल व्हीकल वाले आपको देना चाहते हैं।
आप जितने डोमेस्टिक व्हीकल हैं जितने हैं उनको एग्जेम्प्ट कर दीजिए। अगर प्रधानमंत्री आपकी बात मानते हैं उसको एग्जेम्प्ट कराइए और हमारे हैडल खत्म कीजिए। क्योंकि देखिए आप एक ऐसे मतलब जुझारू आदमी है, मेरे ख्याल अगर आप बात रखेंगे तो शायद आपकी बात को कोई पहली उलझाएगा। बात तो पिछले बार इन्होंने जो सुझाव दिया उससे कारण मुझे प्रेरणा मिली। हाँ, एक मिनट। और प्रेरणा एक- मिलने एक- के एक बाद सेकंड, मैंने एक अच्छा सेकंड, एक प्रपोजल तैयार किया है। और प्रपोजल जो है वो प्रधानमंत्री और फाइनेंस के और कैबिनेट के अप्रूवल के बाद हो सकता है। मैं इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, पर जो मैंने कुछ किया है उसमें जो आपने भावना व्यक्त की है उससे काफ़ी प्रमाण में मैं आपके सपोर्ट में हूँ। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके बारे में कोई ऑप्शन नया खुलकर आए, पर उसकी घोषणा कैबिनेट के और प्रधानमंत्री के और फाइनेंस मिनिस्टर के अप्रूवल के बाद ही हो सकती है। आखिरी सवाल न्यूज 24 का क्या है नितिन गडकरी से, आप सुनिए नितिन जी। क्या चुनाव के दौरान जरूरत से ज्यादा वादे करना मोदी सरकार को महंगा पड़ रहा है? अभी ये वादा किया, वादे बहुत हो गए, उनमें उन्हें पूरा करने में फिर दिक्कत भी आती है, मानेंगे क्या? ये चौधरी जी बात? एक साल बाद। हाथ जोड़कर एक प्रार्थना करो। मैं 35 साल में राजनीति में हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता और हिंदुस्तान का कोई पत्रकार मुझे झूठा वादा किया कतई करके नहीं, सवाल हम कह ही नहीं सकते वो बात। मेरे में करेज है, मैं मुंह पर बोल देता हूँ, परिणाम कुछ भी नहीं हो सकता, ये मुझे काम नहीं करना है। हाँ। वो आप ही का गाना में रिपीट करिए, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। 100%। तो निभाना तो आपको पड़ेगा और जनता ये सवाल देखो, करेगी। मैं आपकी उससे बात से आप भाग सहमत नहीं हूँ। सकते। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। और एक आधा वादा से मैंने वादा किया है मेरे डिपार्टमेंट में। मेरे डिपार्टमेंट के पूरे वादे से 2 गुना ज़्यादा काम हो रहा है। और मेरे वादे पूरे लिख लेना, और 2% दुगना उससे ज़्यादा काम करूँगा। पर मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ, अगर वादा नहीं पूरा कर सके तो सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। पर मैं विश्वास देना चाहता हूँ, 1 ही साल हुआ है, आप हमको अवसर दो। अच्छे दिन आने की शुरुआत हुई है, आगे और अच्छे दिन आएंगे, आपका समाधान होगा। और जो कांग्रेस ने 15 साल में नहीं किया वो अच्छा काम हम 5 साल में करके दिखाएंगे, ये विश्वास मैं आपको मेरे देना सहयोगी चाहता प्रभाकर वैसे भी आपके पीछे दौड़ते फिरते रहते हैं, अब यहाँ सीधे बैठकर सवाल पूछ सकते हैं। आपने कहा कि 10 साल में यूपीए सरकार ने कई पाप किए जिसको धोने में आपको वक्त लग रहा है और समय चाहिए। ईमानदारी से बताइए कि इस 10 साल में यूपीए सरकार ने कोई भी ऐसा काम किया है जो आपकी नज़र में अच्छा है और आपको सहयोग हो रहा है, उससे फायदा मिल रहा है? देखिए, ये बात सही है, यूपीए सरकार ने सब गलत काम किए हैं ऐसा कहना उनके ऊपर अन्यायकारक होगा। यूपीए सरकार के कार्यकाल में भी कुछ काम उन्होंने अच्छे किए और इसलिए 100% गलत कहना बराबर नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जनता की अपेक्षा हमसे बहुत ज़्यादा है जी। शायद ये भी हुआ है कि हमने ज़्यादा बड़ी अपेक्षाएं निर्माण की है। हमारे कार्य कर्तृत्व और विश्वास के कारण मोदी जी के नेतृत्व कारण शायद अपेक्षाएं बढ़ी है। हमारा कर्तव्य है कि इस अपेक्षा को पूरी करना। जी और सर, अगर आखिरी हमने सवाल पूरी है। नहीं की जी तो हमारे बारे में हमको एक्सपोज करना आपका भी काम है। सर, आपसे एक सवाल है, रियल एस्टेट बिल पर आपकी क्या राय है और आपको इस सिलेक्शन कमेटी में क्यों भेजना पड़ा? ये देखो, यही देखो कैसे होता है। अभी मुझे सम्माननीय ज्येष्ठ पत्रकार ने कहा कि फ्लोर मैनेजमेंट करके आप सबको साथ लेकर क्यों नहीं चल रहे। अब फ्लोर मैनेजमेंट करते करते अगर विपक्ष ने कहा कि जॉइंट सिलेक्शन कमेटी को भेजा तो आप पूछ रहे क्यों लिया। प्रश्न यही है। यहाँ अनेक सवाल ऐसे हैं कि अगर हम लोग कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने हमको कहा कि इसको भेजो जॉइंट सिलेक्शन कमेटी में, हम नहीं पास करेंगे, तो हमने जॉइंट सिलेक्शन कमेटी के पास भेजा और उसके लिए निश्चित टाइम दिया। देखिए, आखिर लोकतंत्र में सबको साथ में लेकर चलना है तो हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ किया तो क्यों किया, नहीं किया तो आप अपोजिशन को विश्वास में ले रहे। ये जो डबल ढोल की बजाने वाला प्रोग्राम जो है ना, ये बड़ा अड़चन का हो जाता है। देखिए ये इसको आप जनता है। डबल ढोल की कहते हैं, लेकिन ये लोकतंत्र का ही, ये इसे आप तकाजा। लोकतंत्र की को इसका श्रेय दीजिए कि अगर ये डबल ढोल की न रहे तो आप जैसे मंत्री दबंग कहलाए ना और आप लोगों से इस तरीके के सवाल होए ना। मान लेता हूँ। नितिन गडकरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आज धन्यवाद। मैं इस आपका आभारी हूं। कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।